नागरिकता का चर्चा हम लोगों को संविधान के दूसरे भाग में मिलता है, याद रहे। और दूसरे भाग में आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आपको पढ़ना है। उसके बाद भाग 2 भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि संविधान में कुल कितना भाग है? मूल संविधान में कितना भाग है? 22 भाग है। 22 भाग में से पहला भाग में क्या चीज का चर्चा मिलता है? संघ और इसके क्षेत्र। और दूसरे भाग में हमको किस चीज का चर्चा मिलता है? तो नागरिकता के बारे में चर्चा मिलता है। पहले भाग में कितना अनुच्छेद था? टोटल आर्टिकल कितना था? 1 से लेकर के 4 तक। तो दूसरे भाग में टोटल आर्टिकल कितना है? 5 से लेकर के 11 तक। 5 से 11 आप पढ़िएगा, आपका भाग 2 भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा मिलता है कि नागरिकता, भारत का नागरिक कौन है और किस प्रकार से भारत का नागरिकता को स्वीकार किया जा सकता है। तो इसमें कुल कितना अनुच्छेद है? तो टोटल 5 से लेकर के 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बात समझ में आया? देखिए, नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होता है वो सब कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ठीक है। नागरिकता क्यों जरूरी है किसी भी व्यक्ति को? आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन आप लोग देश का राष्ट्रपति बनने के लिए भी एलिजिबल हैं। हम भी एलिजिबल हैं, आप भी एलिजिबल हैं। आप राष्ट्रपति देश का बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आपको जितना संसद विधायक है सबका आधा वोट आपको रहना चाहिए। तो संसद विधायक आपको वोट काहे करेगा? इसलिए आप बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। लेकिन संविधान हम लोग को अधिकार देता है कि हम लोग भी बन सकते हैं। बात समझ में आया? फिर चाहे हम लोग जन्म के हिसाब से भारत में जन्म लिए हों या फिर प्राकृतिक रूप से हम लोग भारत का नागरिक हो, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखते हैं, राष्ट्रपति या कुछ भी बनने का अधिकार रखते हैं, स्वतंत्र है हम लोग। जो भारत का नागरिक है केवल वो, इसलिए नागरिकता जरूरी है। और इससे संबंधित कौन नियम बनाता है? तो भारत का संसद नियम बनाएगा। ठीक है यहाँ तक में? अब आपको एक एक करके सारा अनुच्छेद पढ़ना है, फिर 11वां अनुच्छेद खत्म हो जाएगा, फिर आपका भाग 2 खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग भाग 3 पे आएंगे और उसी प्रकार से 22 भाग 395 अनुच्छेद खत्म करना है आपका, तब फिर खत्म होगा ये। तो अनुच्छेद 5 में क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में कहा गया है, या फिर अनुच्छेद 5 में हमको नागरिकता से संबंधित जानकारी मिलता है। कब का? तो जब संविधान लागू हुआ था तब का। आपको पता है संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में जन्म लिया है वो जन्म के आधार पर भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। बात समझ में आया क्या बोले? लेकिन उसके लिए भी शर्त रखा। क्या शर्त रखा? कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसका माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में होना चाहिए, किसी एक का। दूसरा, उसको कम से कम भारत में 5 वर्ष वो रहा हो। इसमें कुछ अपवाद भी है। तो अपवाद में कौन था? तो अपवाद में आपका राजनयिक सब था। अब ये राजनयिक क्या होता है? तो दूसरे देश का जो राजदूत सब रहता है ना हम लोग के देश में, तो उसको तो नागरिकता नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 5 बोलता है कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ है वो सब भारत का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। लेकिन इसमें अपवाद कौन कौन है? तो राजनयिक हो गया, या कोई शत्रु देश का व्यक्ति हो गया। तो ये सब जो है वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। शत्रु देश मतलब विदेशी का कोई बच्चा हो, यहाँ जन्म लिया। मान के चलिए अमेरिका का कोई राजदूत है भारत में, यहाँ पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे उसका बच्चा जन्म लिया, तो उसका बच्चा तो भारत का नागरिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो मांग सकता है अनुच्छेद 5 के तहत, लेकिन 5वें अनुच्छेद में अपवाद ला करके दे दिया है कि ये सबका बच्चा जो है वो नागरिक नहीं होगा। बात समझ में हम क्या बोले? तो अनुच्छेद 5 में कहा गया, या अनुच्छेद 5 में संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय नागरिकता के बारे में हम लोगों को चर्चा मिलता है। इसमें कहा गया कि वो व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन कुछ शर्त है वहाँ पे। क्या क्या शर्त है? एक तो अगर वो अप्रवासी है तो उसका माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत का होना चाहिए। दूसरा, वो कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा हो। अपवाद में बोल देना है आपको, राजनयिक हो गया और विदेशी का बच्चा, ये दोनों को अपवाद में रखा गया है।
बात समझ में आया? तो अनुच्छेद 5 क्या है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया, और आप लोग अनुच्छेद 6 पढ़े भी हैं पहले, याद करिए। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग अनुच्छेद 6 पढ़े हैं, शरणार्थियों का पुनर्वास में पॉलिटिकल साइंस का लेसन 1 याद आया? हमको विश्वास है आप लोग खा पी के बैठ गए होंगे। तो अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से कहाँ आ गया हो, भारत आ गया हो, कब, कितना डेट रखा गया था, 19 जुलाई 1948, इतने ना, तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पे कि उसका माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक का जन्म कहाँ हुआ रहना चाहिए, भारत में, वो भारत का निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 19 जुलाई 1948 के पहले अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में आएगा, वो बोलेगा हमको नागरिकता दीजिए, तो वो तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि शर्त क्या रहेगा कि या तो उसका माता पिता या तो उसका दादा दादी भारत में जन्मा हो तो उसका नागरिकता मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो क्या बोला गया इसमें, अनुच्छेद 6 में कहा गया, या अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो भारत आया था उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया है उसको नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन जो इसके बाद आया है उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। उसको नागरिकता मिल सकता है, बस उसको क्या करना पड़ेगा, तो अपना क्या करवाना पड़ेगा, पंजीकृत करवाना पड़ेगा, फिर उसको संबंधित अधिकारी क्या दे देगा, नागरिकता दे देगा। इसके लिए भी क्या शर्त रखा गया कि उसका माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत में क्या लिया हो, जन्म लिया हो अतीत में। आया समझ में? तो अनुच्छेद 6 क्या था, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब इसी से मिलता जुलता है आपका 7, अनुच्छेद 7। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान से भारत में आया, अब कुछ लोग ऐसा भी तो होगा जो भारत से कहाँ चल गया होगा, पाकिस्तान चल गया होगा, और फिर पाकिस्तान से लौट करके कहाँ आ गया होगा, भारत आ गया होगा। हर एक कैटेगरी के लोगों को देखना पड़ रहा था। तो इन लोगों के लिए भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई लोग 1 मार्च 1947 के पहले भारत छोड़ करके चला गया है तो उसका नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। 1 मार्च 1947 के पहले अगर वो भारत छोड़ के चला गया है तो उसका नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसको नागरिकता मिल सकता है, तो कब मिलेगा, अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले कहाँ आ जाएगा, भारत आ जाएगा, तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। अगर वो इस दिनांक के बाद आता है तो उसको नागरिकता तब मिलेगा जब उसको अपना क्या करवाना पड़ेगा, पंजीकृत करवाना पड़ेगा उसको। बात समझ में आया? तो सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है, किसी को कोई दिक्कत? एक और इसी से एक रिलेटेड है अनुच्छेद 8। तो अनुच्छेद 8 में कहा गया कि वो लोग जिसका माता पिता दादा दादी में से कोई भी एक अविभाजित भारत में रहता हो, अविभाजित भारत समझ रहे हैं ना, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ होगा उस समय रहता होगा तो उसको भी भारत का नागरिकता मिल जाएगा। बात समझे? मतलब भारतीय मूल का वो व्यक्ति होना चाहिए और उसका दादा दादी मम्मी पापा में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर भारत में वो जन्म लिया हो, वो विभाजित भारत में काम करने के लिए हो सकता है बाहर चल गया हो, फिर उसको मन किया कि भारत में आके बसने का, नागरिकता लेने का, तो उसको भी नागरिकता मिल सकता है। आया समझ में? तो अनुच्छेद 8 तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए यदि आपको अनुच्छेद 5 याद रहेगा तो 6, 7, 8 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 5 में कहा गया कि जैसे संविधान लागू हुआ तो किसको किसको नागरिकता मिलेगा, ये कह दिया। 6 में कहा गया जो पाकिस्तान से भारत आ रहा है उसका संबंधित है। 7 में कह दिया कि जो भारत से पाकिस्तान चला गया फिर पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उससे संबंधित हो गया। 8 में कहा गया कि जो भारत में पहले रहता था, जब भारत अविभाजित था, फिर वो बाहर चल गया रहने के लिए, फिर वो आना चाहता है भारत, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगा। तो ये अनुच्छेद 8 में कह दिया है। आया समझ में? तो इतना में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। कैसे बोलना है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें लिखिएगा संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जानकारी मिलती है। इससे संबंधित 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद है। अब इसी में लिखना है कि नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद ही किसी को नागरिकता दे सकता है और उसका नागरिकता को बर्खास्त भी कर सकता है। और संसद में भी कौन? तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री करेगा ये काम, ये याद रखिएगा।
फिर अनुच्छेद 5 में क्या लिखिएगा, तो अनुच्छेद 5 में इस बात का चर्चा किया गया है कि संविधान का निर्माण होने के समय किसको किसको नागरिकता दिया जाएगा, किसको किसको भारत का नागरिक माना जाएगा। क्यों यहाँ पे बार बार नागरिक आ रहा है उसको समझिएगा। जब आप मूल अधिकार के बारे में पढ़िएगा इसके बाद, तो मूल अधिकार में साफ कहा गया है कि ये सारा अधिकार भारत के मूल नागरिक को दिया गया है, नागरिक को। तो उसमें आपको समझ में आएगा यहाँ पे नागरिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अधिकार का सवाल है। तो अधिकार वाला चैप्टर में अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अनुच्छेद 5 में क्या लिखिएगा, तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है, अनुच्छेद 5 में इस बात का चर्चा मिलता है कि संविधान के लागू होने समय किसको किसको नागरिकता दिया जाएगा। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने का ये दिन है। तो 26 जनवरी 1950 से या इसके पहले जो भी भारत में जन्म लिया है उसको भारत का नागरिकता स्वतः मिल जाएगा, बशर्ते वो कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। अपवाद में बोल देना है आपको, राजनयिकों का बच्चा और विदेशी का बच्चा इसको नहीं मिलेगा, और जो शत्रु देश है उसको तो मिलेगा ही नहीं, तो बातें छोड़ दे। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 में लिखिएगा, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत प्रवास के आए लोगों को नागरिकता के बारे में चर्चा मिलता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान को छोड़ करके भारत 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया है तो उसको नागरिकता मिल जाएगा, और जो लोग इसके बाद आया है उसको नागरिकता तभी मिलेगा जब वो अपना संबंधित अधिकारी के पास क्या करवा लेगा, पंजीकृत करवा लेगा। बात समझ में आया। इसी में एक लाइन ऐड कर दीजिएगा कि इसमें एक शर्त ये भी रखा गया कि उसका माता पिता दादा दादी वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, मतलब अतीत में भारत के भूमि पर उसका क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो। अनुच्छेद 7 में क्या बोला गया, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अनुच्छेद 7 में इस बात का चर्चा है कि जो भारत को छोड़ के पाकिस्तान चला गया है किंतु फिर पाकिस्तान छोड़ करके भारत आना चाहता है तो उसको भी भारत का नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन अगर वो 1 मार्च 1947 के पहले छोड़ करके गया है, 1 मार्च 1947 के पहले छोड़ के गया है तो उसका नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। उसको भी नागरिकता मिल सकता है लेकिन उसको 19 जुलाई 1948 के पहले कहाँ आना पड़ेगा, भारत आना। और यदि वो इस दिनांक के बाद आता है तो उसको भी नागरिकता मिलेगा, लेकिन उसको अपना क्या करवाना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। बात समझ में आया। फिर लास्ट है आपका अनुच्छेद 8। तो 8 में क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है, या अनुच्छेद 8 में के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का माता पिता दादा दादी में से कोई भी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ होगा तो उसको भी नागरिकता भारत का मिल जाएगा। बस एक ही शर्त था इसमें। बात समझ में आया। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 8 तक में किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया सबको। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया बताइए तो, अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, संघ और इसके क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है, संसद जो है वो नए राज्यों को भारत में क्या कर सकता है, मिला सकता है, विदेशी राज्यों को नए भारत संघ में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या बोला गया है, देश में जो राज्य है उसका वो क्या कर सकता है, पुनर्गठन कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में क्या बोला गया है, संसद को ये शक्ति है कि वो ये सब नियम बना सकता है। इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। फिर अनुच्छेद 5 जैसे आएगा तो आपका भाग बदल जाएगा, यहाँ से भाग कमा स्टार्ट हो गया। दूसरा भाग आपको अनुच्छेद एक एक करके याद नहीं करना है, तो कईयों याद नहीं रहेगा, भाग वाइज याद रखना है, पार्ट वाइज, पार्ट 1 पार्ट 2 इसी तरह 22 पार्ट चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे इसमें सभ्य नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है। ऑप्शन में एक तो आपको नागरिकता दिखिए जाएगा तो आप ऑटोमेटिक उसमें टिक कर दीजिएगा। बात समझ में आया। तो ये सब, लेकिन जब आपको 5 याद रहेगा तो ये सब तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आया समझ में। तो लिखिए इसको फटाफट। संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित जानकारी मिलती है। नागरिकता संबंधित जानकारी मिलती है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित जानकारी मिलती है। अनुच्छेद लिख लीजिए, अनुच्छेद 5 से 11। समझ जाइएगा कि इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद है।
अब उसके बाद अनुच्छेद 5 लिख करके डैश दीजिए। अच्छा ये लिखिएगा कि, अच्छा छोड़िए इसको बाद में टॉपिक बना के लिखा देंगे। अनुच्छेद 5 लिख करके डैश दीजिए। अनुच्छेद 5 लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए संविधान के अनुच्छेद 5 में, बार बार पूरा अनुच्छेद मत लिखा करिए, शॉर्टकट लिखिए, नहीं तो सीधा ए लिखिए, समझ आइए आर्टिकल। संविधान के अनुच्छेद 6 में, संविधान के अनुच्छेद 6 में, हाँ 5 में, संविधान के अनुच्छेद 5 में, संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के लागू होने के समय नागरिकता की जानकारी मिलती है। संविधान के लागू होने के समय नागरिकता की जानकारी मिलती है। नागरिकता की जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है कि संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका जिसका जन्म भारत में हुआ है, जिसका जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बशर्ते वो 5 साल से यहाँ निवास कर रहा हो। बशर्ते वो 5 साल से यहाँ निवास कर रहा हो। अपवाद में लिख लीजिए। अपवाद में लिखिए राजनयिकों एवं विदेशी के बच्चे। राजनयिकों एवं विदेशी के बच्चे। अपवाद में डैश दे करके लिखिए राजनयिकों एवं विदेशी के बच्चे। राजनयिकों एवं विदेशी के बच्चे। अनुच्छेद 6 लिख करके डैश दीजिए। अनुच्छेद 6 लिख करके डैश दीजिए। अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का चर्चा है। लोगों की नागरिकता का चर्चा है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का चर्चा है। इसमें कहा गया है कि 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 जो लोग पाकिस्तान छोड़ 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हैं, जो लोग पाकिस्तान छोड़ 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हैं, तो उसे भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। तो उसे भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। और यदि वो इसके बाद आते हैं तो उसे
संबंधित अधिकारी के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। तो उसे संबंधित अधिकारी के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। तो उसे संबंधित अधिकारी के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। चलिए अनुच्छेद 7 में लिखिए डैश दे करके, अनुच्छेद 7 में डैश दे करके लिखिए। अनुच्छेद 7 में वैसे लोगों की नागरिकता की चर्चा है। अनुच्छेद 7 में वैसे लोगों की नागरिकता की चर्चा है। वैसे लोगों की नागरिकता की चर्चा है जो भारत छोड़ पाकिस्तान चले गए हो, जो भारत छोड़ पाकिस्तान चल गए हो, जो भारत को छोड़ पाकिस्तान चल गए हो, किंतु फिर वापस आ 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 गए हो। पैरा चेंज करके लिखिए, पैरा चेंज करके लिखिए। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के पहले, जो लोग 1 मार्च 1947 के पहले, बाद होगा 1 मार्च 1947 के बाद, क्योंकि दंगा उंगा स्टार्ट हो गया था। 1 मार्च 1947 के बाद भारत को छोड़ पाकिस्तान चल गए। 1 मार्च 1947 के बाद भारत को छोड़ पाकिस्तान चले गए हो, तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। किंतु यदि वो पुनः वापस आते हैं, किंतु यदि वो 19 जुलाई 1948, किंतु यदि वो पुनः 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। और यदि इसके बाद आते हैं तो उसे संबंधित अधिकारी के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। संबंधित अधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अनुच्छेद 8 लिख करके डैश दीजिए। अनुच्छेद 8 में लिखिए डैश दे करके, वैसे लोग जिनके माता पिता, वैसे लोग जिनके माता पिता, वैसे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक, वैसे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक अविभाज्य भारत में, अविभाजित भारत लिखिएगा, अविभाजित भारत में जन्म लिए हो, अविभाजित भारत में जन्म लिए हो और वे बाहर रह रहे हो, तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। 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 हो गया।
इसी में स्टार दे करके लिखिए, तीनों परिस्थिति में ही माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। चलिए अनुच्छेद 9 लिख करके डैश दीजिए। देखिए अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 दोनों में यह बताया गया है कि आपका नागरिकता को समाप्त संसद द्वारा या सरकार के द्वारा किया जा सकता है। मतलब मिला जुला करके अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जो लोग स्वेच्छा से अपना नागरिकता को त्यागेगा वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। दूसरा, अगर वो विदेश में जाकर के विदेश का नागरिकता ले लिया है तो भी उसका नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन के तरह ही एकल नागरिकता है। आपको पता है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका भी संघ है, भारत भी संघ है, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो वहाँ पे जो लोग रहता है वो लोग जिस स्टेट में रहता है वो उस स्टेट का भी नागरिक कहलाता है और वो अमेरिका का भी नागरिक कहलाता है। लेकिन भारत में क्या है, आप जैसे बिहार में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप रहिएगा, तो जैसे आप पंजाब में रहिएगा तो आपको कोई पंजाबी बोलेगा क्या? पंजाबी आप वहाँ के निवासी हुए, लेकिन आपको नागरिक किसका बोला जाएगा, भारत का। तो भारत में क्या दोहरी नागरिकता है? नहीं, एक ही नागरिकता है, मतलब एकल नागरिकता है। आपको एक ही नागरिकता मिल सकता है। मान के चलिए इन फ्यूचर आप जाकर के अमेरिका में बस गए, वहाँ जाकर के आप वहाँ का नागरिक बन गए, तो आपका भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। सरकार आपका नागरिकता क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन अमेरिका में आप जाकर के बसे और अमेरिका के जिस स्टेट में आप बसिएगा उस स्टेट का भी नागरिकता आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में क्या है, एक ही नागरिकता है। बात समझ में आया? और ये एक ही नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है यहाँ तक में? तो क्या बोले हम, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नागरिकता को त्यागता है तो उसका नागरिकता भारत का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि वो विदेश में जाकर के विदेशी नागरिकता को हासिल कर लेता है तो भी उसका नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है यदि आप देशद्रोह या देश विरोधी कार्य करिएगा तो भी सरकार के द्वारा आपका नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और नागरिकता समाप्त होने का मतलब है कि आपको जितना मूल अधिकार मिला है वो सब क्या हो जाएगा, खत्म। सरकार आपके साथ फिर भेदभाव कर सकता है। मूल अधिकार मतलब हम लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, हम लोग स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र है, विचार के लिए भी, व्यक्ति के लिए, भ्रमण के लिए, सब चीज़ के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जैसे आप नागरिक नहीं होइएगा भारत का, वैसे सारा आपका अधिकार को क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेगा सरकार, आप जानबे करते हैं। बात समझ में आया? तो 9-10 में किसी को कोई दिक्कत है? अब खत्म हो गया, 10 में ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ 11। तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि जो संसद है वो नागरिकता संबंधित नियम को बना सकता है। इसलिए भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। एक अधिनियम को पारित किया गया कब, तो 1955 में। इसमें बोला गया कि किस प्रकार से आप भारत का नागरिक बन सकते हैं। उसके लिए कुल 5 कैटेगरी को रखा गया। पहला तो जन्म के आधार पर, दूसरा कहा गया वंश के आधार पर, उसके बाद देशीकरण, भूमि विस्तार। एक एक करके इसको समझिएगा। तो जन्म के आधार पे क्या बोला गया, तो इसमें सिंपल है कि वो लोग
जो कि भारत में जन्म लिया है जस्ट अनुच्छेद 5 के तरह, उसको भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बशर्ते उसको कितना बरस तक रहना पड़ेगा, 5 बरस तक उसको रहना पड़ेगा। पूर्व में कितना डेट दिया था, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, 1600 बोल दिया, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो भारत आ गया तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। और अभी हम लोग को भी क्या है, जन्म के आधार पे नागरिकता मिल जाता है। आपका मम्मी पापा यहाँ रहने वाला है, उसी आधार पे ना आपको नागरिकता मिलता है, वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पे आपको क्या बोलना है, तो देखिए अगर आपका कोई वंश है, जैसे आप मान के चलिए विदेश में रहते हैं, आप भारतीय नागरिक हैं लेकिन आप रहते हैं विदेश में, आपका कोई बाल बच्चा होगा तो आपका ही ना वो वंश हुआ, तो वो आपका मतलब वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। बात समझ में आया। अब सपोज करिए आप बाहर चल गए, बाहर जा कर के आप काम कर रहे हैं तो लेकिन भारतीय ही, जब आपका बाल बच्चा होगा तो वो तो भारत में जन्म नहीं लिया है, तब उसको किसके आधार पे देगा नागरिकता, तो वंश के आधार पे कि आपका वंश है, या तो मम्मी होना चाहिए भारतीय या तो पापा, दोनों में से अगर कोई एक भी है तो उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। बात समझ में आया। उसके बाद हम कह सकते हैं देशीकरण द्वारा। देशीकरण मतलब क्या होता है, देशीकरण मतलब होता है कि आप भारत में रह रहे हैं, आप भारत से एकदम घुल मिल गए, तो उसके द्वारा भी आपको क्या मिल सकता है, नागरिकता मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको कितना बरस रहना पड़ेगा, 10 बरस रहना पड़ेगा। फिर भूमि विस्तार से, अब जैसे भारत है, मान के चलिए इन फ्यूचर में भूटान को अपने में मिला लिया या पाकिस्तान को अपने में मिला लिया, तो वहाँ का जो नागरिक होगा वो भी ऑटोमेटिक किसका सदस्य नागरिक हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। बात समझे। जैसे आपको पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग 562 रियासत में बटा हुआ था, वो सब अपना अलग अलग देश समझ रहा था, तो वो सबको जब भारत में मिलाया गया तो वो सबको किस आधार पे दिया गया, तो भूमि विस्तार से। समझ में आया। जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, तो ये सब तो बहुत बाद भारत का अंग बना, पहले से तो था नहीं, संविधान लागू होने के बाद। तो ये सब का जो लोग रहता था उसको भूमि विस्तार से दिया गया। क्या हुआ, 4। एगो और लिख लीजिए, पंजीकरण के द्वारा, इसी को हम लोग प्राकृतिक रूप से ही बोलते हैं। एक है आपका पंजीकरण द्वारा। अब ये पंजीकरण द्वारा क्या है, नॉर्मल भारत सरकार को आप क्या करिए, पंजीकृत करवाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, आपका मम्मी पापा दादा दादी कोई में से एक का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, तब आपको नागरिकता मिलेगा पंजीकरण के द्वारा। लेकिन इसके लिए आपको भारत में कितना साल तक रहना पड़ेगा, 7 बरस। अगर आप 7 बरस तक भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगा, 7 बरस रहना पड़ेगा एकदम कंटिन्यू। और इसमें किसको किसको मिल जाता है, तो जो भारत काम करने के लिए आता है, या भारत का किसी लड़की या लड़का से वो विवाह कर लिया है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मान के चलिए आप अफगानिस्तान का युगांडा से किसी के साथ शादी कर लिए तो उसको नागरिकता भारत का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताइए। मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि वो आपसे विवाह किया, लेकिन उसको भारत में कितना साल तक रहना पड़ेगा, 10 साल तक रहना पड़ेगा, उसका देशीकरण हो जाएगा। वो भी फिर भी सरकार सोचेगा कि इसको दे या नहीं नागरिकता, फिर कंफर्म नहीं कि आपको मिल ही जाएगा, सरकार सोचेगा कि दे या नहीं दे। बात समझ में आया। अब जैसे सानिया मिर्जा का नाम सुने होंगे आप लोग, पाकिस्तान में वो शादी की है, उसका जो बच्चा होगा वो क्या वो भारत में नागरिकता ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्या ले सकता है, वो अभी पाकिस्तान का नागरिकता थोड़ी ली है, ले सकती है वो भी। तो बात समझ में आया। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, जो नागरिकता था वो अब हम लोग का खत्म। भाग 1 में हम लोग संघ और इसका क्षेत्र पढ़े, भाग 2 में नागरिकता पढ़े। अब नागरिकता पूर्ण रूप से खत्म हो गया। 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक में किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा 1 महीना बाद भूल जाइएगा, हमको पता है। तो एक एक सप्ताह में कम से कम आपको रिपीट करना है अनुच्छेद को टोटल। शुरू वाला तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, जब तक 3-4 भाग खत्म नहीं होगा संविधान का तब तक इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। जब खत्म हो जाएगा कम से कम 4 भाग, उसके बाद फिर बीच बीच का अनुच्छेद छोड़ना है, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ना है। क्योंकि 395 अनुच्छेद आप कुछ सोच रहे हैं, एक साल में एक मतलब एक दिन में एक अनुच्छेद आपको याद रखना पड़ेगा। 365 दिन होता है, मान के चलिए 395 ही दिन है, तो एक दिन में एक अनुच्छेद अगर याद करिएगा तो नहीं होगा 395। एक आध को भूल भी जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो मेन है उसको याद रखना पड़ेगा, उसके लिए कोई चारा नहीं है। और इसका एक ही उपाय है कि आपका जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं, तो सब भूल जाइएगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, अनुच्छेद 9 लिख करके डैश दीजिए। अनुच्छेद 9 में
अनुच्छेद 9 में नागरिकता को समाप्त करने का चर्चा है। ऐसे तीर देके, पहला तीर देखिए कैसे कैसे समाप्त हो सकता है। यदि कोई स्वेच्छा से अपना नागरिकता त्यागे, यदि कोई स्वेच्छा से अपना नागरिकता त्यागे, स्वेच्छा मतलब अपना इच्छा से कोई नागरिकता त्यागे। दूसरा तीर दीजिए, यदि कोई विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो, यदि कोई विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर दिया हो तो उसका भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यदि कोई विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो तो उसका भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 10 में लिखिए, अनुच्छेद 10 में इस बात का चर्चा है, अनुच्छेद 10 में इस बात का चर्चा है, अनुच्छेद 10 में इस बात का चर्चा है कि यदि कोई देश विरोधी कार्य, कि यदि कोई देश विरोधी कार्य या देशद्रोह है, या उस पर देशद्रोह है, या देश का गुप्त सूचना दूसरे देश को दे रहा है, या देश का गुप्त सूचना दूसरे देश को दे रहा है, तो इस संबंध में उसका नागरिकता समाप्त हो सकता है। तो इस संबंध में उसका नागरिकता समाप्त हो सकता है। तो इस संबंध में उसका नागरिकता समाप्त हो सकता है। अनुच्छेद 11 में लिखिए डैश दे करके, अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का शक्ति प्राप्त है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें पांच तरीके से नागरिकता हासिल करने का प्रावधान है। पहला लिखिए जन्म के आधार पर, पहला लिखिए जन्म के आधार पर, दूसरा लिखिए वंश के आधार पर, दूसरा लिखिए वंश के आधार पर, तीसरा लिखिए देशीकरण या प्राकृतिक रूप से, देशीकरण या प्राकृतिक रूप से, इसमें डैश देकर लिख लीजिएगा। इसके लिए कम से कम 10 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। देशीकरण या प्राकृतिक रूप से, इसमें डैश देकर के लिख लीजिएगा। इसके लिए कम से कम 10 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, भारत में निवास करना अनिवार्य है। उसके बाद लिखिए भूमि विस्तार से, भूमि विस्तार से, इसमें डैश दे करके लिखिए।
भूमि विस्तार से इसमें डैश दे करके लिखिए। यदि किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है, यदि किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों, तो उस क्षेत्र में निवास कर रहे लोग भारत का नागरिक समझा जाएगा। हाँ, तो उस क्षेत्र में निवास कर रहे लोग भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगला लिखिए, पंजीकरण द्वारा हाँ, अगला लिखिए पंजीकरण द्वारा, इसमें लिख लीजिए डैश दे करके, इसके लिए कम से कम 7 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। इसके लिए कम से कम 7 वर्ष तक निवास करना अनिवार्य है। अब आपका ये समाप्त हो गया नागरिकता। तो इसको आप लोग घर में जा कर के पढ़ लीजिएगा अच्छे से।